राधे राधे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास रहेगी यह श्वसन की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित रहेगी। इससे पूर्व वाली क्लास में हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। जो पूर्व वाली क्लास थी वो मैंने एक ही क्लास को 2 बार डाल दिया था। वो इसलिए डाला था कि जो पहले जो क्लास मैंने अपलोड करी थी उसमें जब आप मोबाइल को रोटेट करते हो या स्क्रीन रोटेट करते हो तो वो रोटेट होने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने उसी क्लास को डबल अपलोड किया जिसमें वो सही तरीके से अपलोड हो पा रही। क्लासें दोनों सेम थी, सेम मटेरियल दोनों में दिया गया, लेकिन वो देखने के लिए आपके लिए जो अच्छी सुविधा हो जाए जब आप मोबाइल को रोटेट करोगे तो वो सही से चले, इसलिए मैंने उस क्लास को वापस अपलोड किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो श्वसन की जो प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। यह क्लास जो रहेगी आज आपको थोड़ी सी लंबी रह सकती है क्योंकि इसी क्लास में हम इस श्वसन वाले चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक दोस्तों। और इसके बाद जो क्लासें रहेगी वो एमसीक्यू की रहेगी। शुरुआत करते हैं। श्वसन क्या है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है, इसे हम अंतःश्वसन कहते हैं। जब भोजन के ऑक्सीकरण के लिए हम वातावरण से जो ऑक्सीजन है शरीर के अंदर लेते हैं उसे अंतःश्वसन कहते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। और इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम निःश्वसन कहते हैं। तो जो श्वसन की प्रक्रिया में जब हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं तो उसे अंतःश्वसन कहते हैं, और अंतःश्वसन के बाद जब हम श्वास को वापस बाहर की ओर छोड़ते हैं तो उसे निःश्वसन कहते हैं। इन दोनों पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे। ये आपके श्वसन की जो प्रक्रिया है मानव शरीर में जो 4 भागों में बांटी गई है उसमें इनको भी हम शामिल करेंगे और इनसे संबंधित बात भी आगे होगी। तो जो श्वसन है, मुख्य रूप से श्वसन क्या है? श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। और इसके पश्चात क्या होगा? ऑक्सीकरण के दौरान जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसी में श्वसन में, इस डायग्राम की हमने इससे पूर्व वाली क्लास में बात करी थी। जब हम सांस लेते हैं तो नासाद्वार या मुख गुहा से अंदर आती है, ग्रसनी से होती हुई कंठ तक आती है, फिर कंठ से होती हुई श्वास नली, और श्वास नली के बाद वो श्वसनी में जाती है। श्वसनी श्वास नली जो है 2 भागों में टूटती है श्वसनी में। फिर श्वसनी से आगे जो श्वसनी है वह टूटती है श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं के बाद जो अंतिम रूप से है कूपिका या कोश की हम बात करें, इनमें जाकर ऑक्सीजन पहुंचती है या जो वायु हम लेते हैं वो पहुंचती है। तो यह इस डायग्राम से संबंधित बात हमने पहले कर ली थी। जो फेफड़े हैं ये बने हुए हैं, ये पसलियां हैं, ये डायफ्राम है। अब जो हम बात करते हैं मुख्य रूप से आज की जो क्लास है वह है श्वसन प्रक्रिया के बारे में। तो जो मानव में श्वसन प्रक्रिया है इसको निम्न भागों में बांटा गया है। पहले भाग की बात करें हम तो बाह्य श्वसन, फिर आता है गैसों का परिवहन, फिर आता है आंतरिक श्वसन, फिर आता है कोशिकीय श्वसन। अब जो हम 1 बाय 1 इन पॉइंटों को पढ़ेंगे तो जब हम बाह्य श्वसन की बात करेंगे तो बाह्य श्वसन को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये मैं आपको यहाँ इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन न रहे कि ये श्वासोच्छ्वास या गैसों का विनिमय किसके अंतर्गत आ गया। हम इनको जो श्वसन प्रक्रिया इसको 4 भागों में बांट रहे हैं: बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। अब हम बाह्य श्वसन है, बाह्य श्वसन भी 2 भागों में रहता है। एक तो होता है श्वासोच्छ्वास और एक होता है गैसों का विनिमय। अब श्वासोच्छ्वास जो रहेगा इसमें भी 2 प्रक्रिया रहेगी, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन, ठीक है। और जो रहेगा दूसरा उसमें रहेगा गैसों का विनिमय। तो जो बाह्य श्वसन है ये 2 भागों में होगा, श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। उसके बाद हम गैसों का परिवहन पढ़ेंगे, फिर आएगा आंतरिक श्वसन और आखिरी में आएगा कोशिकीय श्वसन। जो कोशिकीय श्वसन रहेगा दोस्तों यह भी 2 भागों में रहेगा, अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन को अवायु श्वसन और आक्षी श्वसन को वायु श्वसन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इन पॉइंटों को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब हम शुरुआत करते हैं बाह्य श्वसन से। बाह्य श्वसन की हम बात करें तो प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों के आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है। जो ऑक्सीजन है उसका शरीर के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। चूंकि इस प्रकार की श्वसन क्रिया फुफ्फुसों से ही संपन्न होती है, जो यह क्रिया है यह फुफ्फुसों के द्वारा ही संपन्न होती है, इसलिए इसे फुफ्फुसी श्वसन भी कहते हैं। जो बाह्य श्वसन है इसका अन्य नाम फुफ्फुसी श्वसन भी होता है, क्योंकि यह फुफ्फुसों या फेफड़ों के द्वारा ही संपन्न होती है। और इस प्रक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन शरीर के अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जाती है। चूंकि इसमें ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना तथा CO2 का शरीर से बाहर निकलना सम्मिलित होता है, अतः इसे गैसीय विनिमय भी कहते हैं। बाह्य श्वसन को गैसीय विनिमय भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो रुधिर में मिलती है तथा CO2 क्या होती है? शरीर से बाहर निकलती है, इसलिए इसे
गैसीय विनिमय भी कहते हैं। तो नाम याद रखना, गैसीय विनिमय भी वायु श्वसन का ही भाग है, और फुफ्फुसी श्वसन से संबंधित बात हो तो वह भी वायु श्वसन के अंतर्गत ही आएगी, या इसे भी वायु श्वसन ही हम कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें जो स्तनधारी है, स्तनधारी, उनमें जो वायु श्वसन है ये दो पदों में होता है। जो पहला पद है वो श्वासोच्छ्वास और दूसरा है गैसों का विनिमय। मैंने आपको वायु श्वसन के दो भाग बताए थे, जो भी मैंने जब आपको चारों भागों के बारे में बात करी थी तब वायु श्वसन को भी हमने दो भागों में बांटा था। तो वायु श्वसन के उन दो भागों की यहाँ बात हो रही है। पहला है श्वासोच्छ्वास और दूसरा है गैसों का विनिमय। इसे हम ब्रीथिंग भी बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास को। अब हम शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। ब्रीथिंग की हम बात करें, श्वासोच्छ्वास की, तो क्या होता है इसमें देखते हैं। फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है। जो फेफड़े रहते हैं इसमें एक निश्चित दर से क्या होती है, वायु भरी और निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया को दो भागों में संपन्न होती है। अब जो श्वास लेते हैं हम, जो श्वास हम लेते और छोड़ते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मतलब श्वास का लेना और छोड़ना यह पूरा ब्रीथिंग के अंदर आता है। अब ब्रीथिंग में भी दो भाग होंगे, एक हमने सांस ली और दूसरी सांस छोड़ी। तो जो निश्वसन जो है इसका पहला पार्ट, जिसे हम अंतःश्वसन भी कहते हैं, मतलब श्वास लेने वाला भाग की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके बारे में हम पढ़े। इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है। जो वायु है वो वातावरण से क्या करेगी, वायु पथ द्वारा कहां पर प्रवेश करेगी, फेफड़ों में प्रवेश करेगी। और कहां कहां होती हुई आएगी, इसकी पूर्व वाली क्लास में हमने मानव श्वसन तंत्र में बात कर ली थी कि फेफड़ों तक जो वायु है कहां कहां तक होती हुई आती है या कहां से होती हुई आती है। तो इस अवस्था में जो वायु है वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखना, जब अंतःश्वसन होगा या निश्वसन होगा उसमें क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा एवं फेफड़ों में एक निम्न दाब का निर्माण होता है। यह भी याद रखें, जब अंतःश्वसन होगा तब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा और फेफड़ों में क्या होगा, निम्न दाब का क्या होता है, निर्माण होता है। वायु वातावरण से फेफड़ों में तब तक प्रवेश करती है जब तक वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर के बराबर ना हो जाए। जो है वायु का दाब जो है शरीर के भीतर के दाब और बाहर के जो वायु का दाब उसके बराबर ना हो जाए, तब तक वायु क्या करती है, वातावरण से फेफड़ों में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। डायफ्राम अंतःश्वसन के समय नीचे की ओर गति करता है। यह बात भी आप याद रखें, जब अंतःश्वसन की प्रक्रिया होगी दोस्तों तो जो डायफ्राम है वह क्या करेगा, नीचे की ओर गति करेगा। तो निश्वसन या अंतःश्वसन में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो बात करें हम, तो वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाता है और जो फेफड़ों में क्या होता है, निम्न दाब का निर्माण होता है। और जो डायफ्राम है यह अंतःश्वसन के समय क्या होगा, नीचे की ओर गति करेगा। अब हम अंतःश्वसन में नेक्स्ट हम बात करें उच्च श्वसन की। अब अंतःश्वसन के बाद हम उच्च श्वसन की बात करते हैं, इसको एक्सपीरेशन भी बोलते हैं। इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलती है या निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है। जिस वायु पथ से हमने श्वास अंदर ली थी उसी वायु पथ से श्वास वापस क्या होगी, बाहर जाएगी। तो उच्च श्वसन में क्या होगा, इस श्वसन में के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है जिस पथ से वह फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसमें क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन कम और फेफड़ों में दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखना, जो उच्च श्वसन है इसमें वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और फेफड़ों में दाब बढ़ जाएगा। जबकि अंतःश्वसन में क्या होता था, वक्ष गुहा का आयतन तो बढ़ जाता था और फेफड़ों में दाब कम हो जाता था। जबकि उच्च श्वसन में क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन कम और फेफड़ों में दाब बढ़ जाएगा। उच्च श्वसन में पसलियां नीचे अंदर की ओर गति करती है। जो उच्च श्वसन रहेगा इसमें पसलियां क्या करेगी, नीचे अंदर की ओर गति करेगी और डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। जो अंतःश्वसन में जो डायफ्राम नीचे की ओर गया था वह उच्च श्वसन में क्या आता है, ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। हम बात करें हमारे शरीर के अंदर ली गई वायु और बाहर निकाली गई वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है। तो जब हम अंदर लेते हैं वायु को तो उसमें 78.09% जो है नाइट्रोजन रहती है, 21% ऑक्सीजन रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% क्या रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। यह जब हम सांस अंदर लेते हैं। और जब सांस बाहर निकालते हैं तो बाहर जो वायु निकलती है उसमें नाइट्रोजन है 78.09% रहती है। ऑक्सीजन की बात करें तो 17% ऑक्सीजन रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें 4% रहती है। यह मात्र आपको एक तरह से यह बताने के लिए है कि जब हम ऑक्सीजन या वायु अंदर लेते हैं तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% और ऑक्सीजन की मात्रा 21% रहती है। लेकिन जब हम वायु को छोड़ते हैं
या उच्च श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो वायु बाहर निकलती है उसमें ऑक्सीजन 17% रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड 4% रहती है। नेक्स्ट हम बात करें, जब हम सांस लेते हैं तो बहुत से बार हम बोलते हैं हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे, हम वायु लेते हैं जो वातावरण में उपस्थित होती है। उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी रहती है, लेकिन मुख्य रूप से जो श्वास हम लेते हैं तो श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें ही मुख्य रूप से भाग लेती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। छोड़ते टाइम भी हम ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, लेकिन जब हम छोड़ते हैं उस टाइम पे जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी उस टाइम पे उसका जो प्रतिशत था वो 0.03 था, और जब हम ऑक्सीजन या हम वायु को छोड़ने की बात करें उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसकी प्रतिशत 4% हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। लेकिन हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो 21% लेते हैं और छोड़ते टाइम भी हम ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं और उसका प्रतिशत 17% रहता है। लेकिन नाइट्रोजन के प्रतिशत में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यह हमारे श्वसन प्रक्रिया में कोई काम नहीं आती। नेक्स्ट हम बात करें इसी में गैसों का विनिमय। अब गैसों के विनिमय के बारे में बात करें तो गैसों का विनिमय फेफड़ों के अंदर होता है। श्वासोच्छ्वास के फलस्वरूप वायु फेफड़ों के अंदर विभिन्न वायु कोष्ठकों में पहुंच जाती है। जो श्वासोच्छ्वास होता है या श्वास हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं उसके फलस्वरूप क्या होता है, वायु फेफड़े के विभिन्न वायु कोष्ठकों में क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। वायु कोष्ठकों के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का अत्यंत घना जाल उपस्थित होता है, या रक्त जो केशिकाएं होती हैं उनका क्या रहता है, अत्यंत घना जाल उसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। इस समय वायु ऑक्सीजन महीन शिरा केशिकाओं की दीवार से होकर इनके रुधिर में पहुंच जाती है। जो वायु जो है वो क्या करेगी, उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन है वह महीन शिरा केशिकाओं की दीवार से होकर इनके रुधिर में पहुंच जाती है। जो महीन शिरा केशिकाएं होती हैं इनकी दीवार से होते हुए जो ऑक्सीजन है वो कहां पहुंच जाती है, रुधिर में पहुंच जाती है। बदले में CO2 जो है वो केशिकाओं की दीवार से बाहर निकलकर बाहर जाने वाली वायु में मिल जाती है। जो गैसों का विनिमय कैसा होता है, गैस है वो फेफड़ों तक पहुंच गई है, जब वायु जो है बाहरी वातावरण से हमने ली वो फेफड़ों तक पहुंच गई। अब उस वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वह क्या होती है, उस ऑक्सीजन का क्या होगा, वह शिरा केशिकाओं के दीवार से होकर रुधिर में पहुंच जाती है। जो शिरा केशिकाएं होती है फेफड़ों के अंदर उनकी दीवार से होती हुई कहां पहुंच जाएगी, रुधिर में पहुंच जाएगी। और बदले में CO2, जो CO2 है वो केशिकाओं की दीवार से बाहर निकलकर बाहर जाने वाली वायु में क्या हो जाती है, मिल जाती है। यह गैसीय विनिमय गुली अवस्था में या विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण द्वारा होता है। जो गैसों का विनिमय होता है या गुली अवस्था में या विसरण प्रवणता के आधार पर किसके, साधारण विसरण द्वारा होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। जो फेफड़े हैं इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जो विनिमय होता है यह किसके वजह से होता है, उनमें जो दाबों का जो अंतर होता है उसकी वजह से होता है। इन दोनों गैसों के विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। जो फेफड़े हैं उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गैसों का विसरण होता है और दोनों ही गैसों के विसरण की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो जो है शिरा केशिकाओं की दीवार से होकर कहां जा रहा है, रुधिर में पहुंच रहा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, उन्हीं शिरा कोशिकाओं जो शिरा केशिकाएं हैं उनकी दीवार से क्या हो रही है, बाहर निकलकर जो वायु जो है हमारे द्वारा बाहर छोड़ी जा रही है उसमें मिल रही है। तो जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ जा रही है और वायु के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की ओर जा रही है। तो दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण हो रहा है। अब हम बात करें गैसों के परिवहन की। दूसरा जो पॉइंट हमारा गैसों का परिवहन, गैसों का मतलब O2 और CO2 का फेफड़े से शरीर की जो विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। जो गैसें हैं इनका शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की जो क्रिया है उसे क्या कहेंगे, गैसों का परिवहन कहेंगे। श्वसन गैसों का परिवहन जो है दोस्तों वह रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है। जो गैसें हैं इनका जो परिवहन होगा वह रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है। फेफड़े एवं कोशिकाओं के मध्य गैसों का जो परिवहन है सरल विसरण विधि द्वारा होता है। जो फेफड़े और कोशिकाएं हैं इनके मध्य जो गैसों का जो विसरण होगा दोस्तों यह सरल विसरण विधि द्वारा होता है। गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना सरल विसरण विधि कहलाता है। जो सरल विसरण विधि है दोस्तों यह क्या है, गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। तो फेफड़े एवं कोशिकाओं के मध्य जो गैसों का परिवहन होगा दोस्तों ये सरल विसरण विधि द्वारा होगा। तो गैसों का परिवहन इस प्रकार से होता है।
अब आगे हम गैसों के परिवहन में देखें, ऑक्सीजन का अधिकांश 90% जो परिवहन है रुधिर में पाए जाने वाले वर्णक, कौन से, लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। याद रखना, जो ऑक्सीजन जो है उसका शरीर में जो परिवहन होता है वह रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 20% तक ही हो पाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो कोशिकाओं से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन द्वारा जो केवल 10 से 20% तक ही क्या होता है, परिवहन हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, जो CO2 है वह प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में 7% CO2 का परिवहन होता है, मतलब 7% जो है 7% हम बात करें उसका CO2 का जो परिवहन होगा वो किस रूप में होगा, CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। तो इस रूप में जो है 7% CO2 का परिवहन होता है। बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का लगभग 70% भाग का परिवहन होता है। तो CO2 का सर्वाधिक परिवहन किस के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में सबसे ज्यादा CO2 का परिवहन होता है। और ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का लगभग 70% भाग जो है दोस्तों इसका परिवहन होता है, और वह रुधिर के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आंतरिक श्वसन की। अब जो तीसरा पॉइंट जो हमारा था वो आंतरिक श्वसन था, इसके बारे में हम देखते हैं। शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। जो शरीर है उसके अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के बीच क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन कहते हैं। नोट डाल के यहाँ पर एक पॉइंट है उसको याद रखना, फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। जो फेफड़े हैं उसके अंदर जो गैसीय विनिमय होता है उसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें जब रुधिर कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन क्या होती है, विमुक्त होती है एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है, जब रुधिर जो है कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होती है एवं खाद्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा क्या होती है, विमुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें आंतरिक श्वसन के बाद कोशिकीय श्वसन की। अब कोशिकीय श्वसन क्या है, खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप जो खाद्य पदार्थ है उनका जो पाचन होता है उसके फलस्वरूप जो प्राप्त ग्लूकोज है का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। जो खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज होता है उसका कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब जो कोशिकीय श्वसन है दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनाक्षी श्वसन जिसे हम अवायु श्वसन भी कहते हैं, दूसरा है आक्षी श्वसन जिसे हम वायु श्वसन भी कहते हैं। तो अनाक्षी श्वसन को अंग्रेजी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन और आक्षी श्वसन की बात करें तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अब हम कोशिकीय श्वसन के अनाक्षी और आक्षी श्वसन की बात करें तो हम अनाक्षी श्वसन को लेते हैं। अनाक्षी श्वसन, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। तो जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा दोस्तों उसको अनाक्षी श्वसन कहेंगे। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं जो यीस्ट है, यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। जो ग्लूकोज रहता है वो बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया में एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है अनाक्षी श्वसन में। इसे शर्करा किण्वन भी कहते हैं। याद रखना, अनाक्षी श्वसन का अन्य नाम शर्करा किण्वन भी है। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जो अनाक्षी श्वसन में की जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसमें जो पूरा प्रक्रम होता है उसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस क्या होता है अभी आगे जाके मैं पॉइंट के रूप में आपको बता दूंगा, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो अनाक्षी श्वसन है इसके अंतर्गत जो संपूर्ण प्रक्रम होता है उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अनाक्षी श्वसन के अंतर्गत पायरुविक अम्ल बनता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। जो अनाक्षी श्वसन है इसके अंतर्गत क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल बनेगा। यह श्वसन प्रायः जीवों में गहराई में स्थित उत्तकों, संग्रहित एवं अंकुरित होने वाले बीजों में एवं फलों में थोड़े समय या अस्थायी रूप से होता है। जो यह श्वसन होता है यह प्रायः जीवों में गहराई में स्थित उत्तकों में और संग्रहित एवं अंकुरित होते बीजों में तथा फलों में थोड़े समय या अस्थायी रूप से होता है।
ये इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, यीस्ट एवं जीवाणु में यह श्वसन नियमित रूप से पाया जाता है। याद रखना, जो अनाक्षिक श्वसन की बात हो रही है वह यीस्ट एवं जीवाणुओं में यह श्वसन क्या होता है, नियमित रूप से पाया जाता है। मतलब मुख्य रूप से यीस्ट एवं जीवाणु में अनाक्षिक श्वसन पाया जाता है। अनाक्षिक श्वसन में कार्बनिक खाद्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता एवं एल्कोहल अथवा कार्बनिक अम्ल तथा CO2 का निर्माण होता है। जो अनाक्षिक श्वसन होता है दोस्तों, इसमें कार्बनिक खाद्य पदार्थों का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता एवं एल्कोहल अथवा कार्बनिक अम्ल तथा CO2 का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे C6H12O6 या ग्लूकोज की हम बात करें, इसका जब अनाक्षिक श्वसन होगा तो यह 2C2H2OH प्लस 2CO2 और इसमें 56 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो मुक्त ऊर्जा होती है दोस्तों, इसकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। अनाक्षिक श्वसन में जो मुक्त ऊर्जा होगी उसकी मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी। यहाँ पर देखो आप, कार्बनिक खाद्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, जैसे ग्लूकोज है इसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा, एवं एल्कोहल अथवा कार्बनिक अम्ल, जैसे एल्कोहल या अन्य कार्बनिक अम्ल की हम बात करें, जैसे 2C2H2OH है, यह बना प्लस क्या बना, CO2 का निर्माण होता है। जो इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वो क्या होती है, बहुत कम ऊर्जा इसमें मिलती है। यह अंतर अणुक श्वसन भी कहलाता है। याद रखना, इसका अन्य नाम अंतर अणुक श्वसन भी है। इससे पूर्व में हमने इसका एक अन्य नाम पढ़ा था, वो था शर्करा किण्वन। तो अनाक्षिक श्वसन को शर्करा किण्वन भी कहते हैं और इससे ही अंतर अणुक श्वसन भी कहते हैं। दोनों ही नाम आप याद रखें। आगे हम बात करें आक्षिक श्वसन की। अनाक्षिक श्वसन के बाद जो आक्षिक श्वसन उसकी बात करें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। जो आक्षिक श्वसन है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या बनता है, CO2 और H2O बनते हैं। जो फल स्वन आक्षिक श्वसन है, इसमें श्वसनीय पदार्थ का क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, जिसके फलस्वरूप CO2 और H2O बनते, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जैसे C6H12O6 प्लस 6O2, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज है, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, तो जो उत्पाद के रूप में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, मतलब 686 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। तो इस प्रकार मुक्त ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो आक्षिक श्वसन जो है दोस्तों, इसमें जो मुक्त ऊर्जा है उसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अधिकांश जंतु एवं पेड़ पौधों में श्वसन की यह सामान्य विधि है। तो अधिकांश जंतु और पेड़ पौधों में कौन सा श्वसन पाया जाता है, आक्षिक श्वसन पाया जाता है। अब हम आक्षिक और अनाक्षिक श्वसन है, इन दोनों में ही अंतर पढ़ते हैं। इधर आपके अनाक्षिक श्वसन है, यहाँ पर आक्षिक श्वसन है, दोनों में मुख्य क्या अंतर है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल के रूप में आपको यह सीधा दिया है, इसमें आप देखें कि इसमें क्या होता है। जो अनाक्षिक श्वसन है दोस्तों, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि आक्षिक श्वसन की हम बात करें तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनाक्षिक श्वसन की हम बात करें तो जो अनाक्षिक श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया किसमें होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जबकि आक्षिक श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में और द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखना, अनाक्षिक श्वसन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह कोशिका द्रव्य में संपन्न होगी, जबकि आक्षिक श्वसन का जो प्रथम चरण है वह कोशिका द्रव्य में, और जो दूसरा चरण है दोस्तों वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। अनाक्षिक श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 2 अणु बनते हैं। याद रखना, जो अनाक्षिक श्वसन है इसमें ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। जबकि आक्षिक श्वसन की बात करें तो इसमें ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 38 अणु बनते हैं। तो इसमें तो ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने अणु बनेंगे, 38 अणु बनेंगे। जबकि अनाक्षिक श्वसन में जो है ग्लूकोज के एक अणु से केवल एटीपी के 2 अणु ही बन पाते हैं। अब हम बात करें अनाक्षिक श्वसन में, तो एक ग्लूकोज अणु से केवल 54 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अनाक्षिक श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से केवल कितनी, 54 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि आक्षिक श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखें, अनाक्षिक श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। जो अनाक्षिक श्वसन है दोस्तों, इसमें ग्लूकोज का क्या होगा, आंशिक ऑक्सीकरण होगा, एवं पाइरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, तो अनाक्षिक श्वसन की हम बात करें तो अनाक्षिक श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पाइरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पर आप 54 की जगह 56 किलो कैलोरी करें, 54 की जगह यहाँ पर 56 लिखें।
56 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें क्या होती है, मुक्त होती है। अब हम बात करें इसी पॉइंट से रिलेटेड आक्षीय श्वसन में। आक्षीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वहां पर क्या होता है, अनाक्षीय श्वसन में आंशिक ऑक्सीकरण होता था और पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जबकि इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का क्या होता है, निर्माण होता है। यह अक्षीय श्वसन में होता है। अब हम अनाक्षीय श्वसन की बात करें तो यह अवायवीय जीवों, यीस्ट एवं आंतरी परजीवियों में होता है। जबकि अक्षीय श्वसन अधिकांश जंतुओं एवं पेड़ पौधों में होता है। ठीक है दोस्तों, तो अनाक्षीय और अक्षीय श्वसन में हमने अंतर के रूप में भी इसको टेबल के रूप में देख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र की। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ग्लाइकोलिसिस शब्द आपके भी पॉइंट में आया था, तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और एक क्रेब्स चक्र भी है। इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें बस आप मुख्य पॉइंट जो मैं बताऊंगा उनको याद रखना। यह क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। एक तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया दोस्तों ये किसमें संपन्न होती है, कोशिका द्रव में संपन्न होती है एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो याद रखना जो ग्लाइकोलिसिस है यह कोशिका द्रव में संपन्न होगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। इस दौरान कुल 4 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। याद रखना ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी ऊर्जा मुक्त होगी, 4 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगी। इसमें 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाती है, अतः इस प्रक्रिया में 2 एटीपी ऊर्जा का ही क्या होता है, शुद्ध लाभ होता है। इस दौरान पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। याद रखना ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी, एम्बेडेन मेयरहाफ पायरसन पथ भी कहा जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पथ भी कहा जाता है। मुख्य रूप से आप याद रखना ये कोशिका द्रव में संपन्न होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें 4 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्रेब्स चक्र की। क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो जो क्रेब्स चक्र है ये कहाँ होगा, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में संपन्न होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहां भोजन के ऑक्सीकरण से 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें 4 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी ग्लाइकोलिसिस में और इसमें क्रेब्स चक्र में कितनी 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है या 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। क्योंकि क्रेब्स चक्र किसमें संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कुल 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। जो ग्लूकोज है उसके एक अणु के ऑक्सीकरण से कितनी 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ भोजन के ऑक्सीकरण से तो 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है और ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कुल 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर आप मुख्य रूप से याद रखें कि जो क्रेब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग, कुछ जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग क्या है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सामान्य शरीर सतह, अमीबा, स्पंज, हाइड्रा और पैरामीशियम, ये चारों ही है जो सामान्य शरीर की सतह से क्या करते हैं, श्वसन क्रिया को करते हैं। या इनका मुख्य श्वसन अंग क्या रहता है, सामान्य शरीर की जो सतह रहती है वो इनका मुख्य श्वसन अंग होता है। अमीबा का, स्पंज का, हाइड्रा का और पैरामीशियम का। फेफड़े बात करें श्वसन अंग के रूप में, फेफड़े मनुष्य, मेंढक, छिपकली, पशु और पक्षी इनके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। या मनुष्य, मेंढक, छिपकली और पशु पक्षी में जो है मुख्य श्वसन अंग क्या रहता है, फेफड़ा होता है। त्वचा, जो त्वचा है मेंढक और केचुआ, मेंढक और केचुआ है, इनका श्वसन अंग की बात करें तो हम इनमें त्वचा जो रहती है श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। क्लोम या गलफड़े की हम बात करें जिन्हें इंग्लिश में गिल्स भी बोलते हैं, तो मेंढक का लार्वा, मछली एवं प्रॉन, इन तीनों का ही श्वसन अंग है वो क्या रहता है, क्लोम या गलफड़े रहते हैं। तो जो मेंढक है इसके त्वचा भी मेंढक के लिए ऑक्सीजन लेने या श्वसन की प्रक्रिया में कार्य करती है। श्वसन अंग जो है मेंढक का वह त्वचा भी होता है और गलफड़े भी होता है। तो मेंढक के लिए त्वचा और गलफड़े दोनों ही श्वसन अंग है। अब श्वसन नाल या श्वसन रंध्र की हम बात करें तो जो कॉकरोच है इसका जो श्वसन अंग है वह श्वसन नाल या श्वसन रंध्र होता है। मेंढक की बात करें तो मुख गुहिका जो है, मुख गुहिका मेंढक का क्या है, श्वसन अंग। तो मेंढक का श्वसन अंग क्या रहेगा, मुख गुहिका रहेगी। और पुष्ट फेफड़े, मछली और बिच्छू, मछली और बिच्छू दोनों का ही हम बात करें श्वसन अंग की तो पुष्ट फेफड़े इसमें आएंगे। मछली जो है क्लोम या गलफड़े के द्वारा, गिल्स के द्वारा भी लेती है ऑक्सीजन या श्वसन का कार्य करती है।
और जो मछली एवं बिच्छू की हम बात करें तो पुष्ट फेफड़े के द्वारा भी यह करते हैं। तो मछली जो है क्लोम या गलफड़े के द्वारा भी, या मछली का श्वसन अंग की हम बात करें तो क्रोम या गलफड़े भी इसका श्वसन अंग होता है और पुष्ट फेफड़े भी इसका श्वसन अंग होता है। जिस प्रकार से मेंढक के लिए त्वचा और गलफड़े दोनों ही क्या होते हैं, श्वसन अंग होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य पॉइंट के रूप में मैंने आपको लिखा दिए है कौन से जानवर या कौन से जंतु के लिए कौन सा मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट हम बात करें, श्वसन दर जो है स्पायरोमीटर से मापी जाती है। याद रखना, श्वसन दर किसके द्वारा मापी जाती है, स्पायरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। और मनुष्य में श्वसन दर क्या होती है तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये नवजात शिशु रहते हैं या छोटे बच्चे रहते हैं, बिल्कुल नवजात, उनमें 45 प्रति मिनट मतलब 45 बार प्रति मिनट, मतलब 45 बार वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। 1 मिनट में 45 बार क्या करते हैं, उनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। वयस्क की बात करें तो उसमें 14 से 16 प्रति मिनट, मतलब 14 से 16 बार वो प्रति मिनट या 14 से 16 बार वो क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है 1 मिनट में। कौन, वयस्क। कठोर परिश्रम अगर हम कर रहे हैं तो उस समय 25 प्रति मिनट, मतलब 25 बार जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, 1 मिनट में 25 बार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। कब, जब हम कठोर परिश्रम करते हैं। सोते समय जो है 10 प्रति मिनट। तो जो कठोर परिश्रम के समय जो श्वसन दर होती है वो सर्वाधिक होती है 25 प्रति मिनट। नवजात शिशु को छोड़कर उसके बाद की बात हो रही है, नवजात शिशु में तो सर्वाधिक रहेगी 45 प्रति मिनट। सोते समय जो है 10 बार प्रति मिनट, मतलब ये न्यूनतम होती है। मतलब सोते समय हम 10 बार सांस, 1 मिनट में 10 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब श्वसन प्रक्रिया को करते हैं। तो ये मनुष्य में श्वसन दर अलग अलग आयु के हिसाब से मैंने यहाँ पे बता दी। कठोर परिश्रम के समय या जब हम दौड़ते हैं तब हम सांस लेते समय जब हमें श्वास की ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है तो हम मुंह के द्वारा भी क्या करते हैं, उस टाइम पे जोर जोर से श्वास लेने लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें लास्ट, श्वसनीय पदार्थ। बीच में आपके एक पॉइंट में श्वसनीय पदार्थ से संबंधित बात हुई थी, तो श्वसनीय पदार्थ क्या होते हैं वो भी आप देख लो। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है। जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है दोस्तों, ये क्या होते हैं, प्रमुख श्वसनीय पदार्थ होते हैं। श्वसन क्रिया में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकृत होने का क्रम, जो श्वसन क्रिया है इसमें जो कार्बनिक यौगिक है इनके जो ऑक्सीकृत होने का क्रम की हम बात करें, या श्वसनीय पदार्थ जो है इनके ऑक्सीकृत होने के क्रम की हम बात करें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होते हैं, फिर वसा, और लास्ट में जो है प्रोटीन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एक पॉइंट और है, नोट डाल के आप याद रखना, श्वसन एक क्या है, अपचयी क्रिया है। याद रखना, श्वसन क्या है, एक अपचयी क्रिया है, जिसे इंग्लिश में कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। इससे शरीर के भार में भी कमी होती है। तो श्वसन जो है ये क्या है, एक तरह से एक अपचयी क्रिया है और इससे शरीर के भार में भी क्या होती है, कमी होती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है। तो याद रखना, जो श्वसन की का जो नियंत्रण है मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है। तो ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा जो शरीर में पाया जाता है उसके द्वारा क्या होता है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास को यही खत्म करते हैं। तो यह जो टॉपिक था आपके रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित श्वसन वाला, इसकी जो यह लास्ट क्लास थी थ्योरी से संबंधित, यह टॉपिक से संबंधित जो थ्योरेटिकल है वो आपका पूरा पार्ट हो चुका है। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी एमसीक्यू की क्लास रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।